भूगोल खंड अ अध्याय 6 और पाठ का नाम है द्वितीयक क्रियाएं, मतलब दूसरी क्रिया। एक प्रश्न होगा द्वितीयक क्रिया क्या है, या द्वितीयक क्रिया कहते किसे? तो द्वितीयक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें प्रकृति से जो वस्तु हम प्राप्त करते हैं उसके रंग रूप आकार प्रकार को बदलकर उसकी उपयोगिता और कीमत में बढ़ाने वाली जो क्रिया है उस क्रिया को हम द्वितीयक क्रिया या गौण क्रिया भी इसको कहते हैं। लेकिन निर्माण और विनिर्माण थोड़ा सा कठिन शब्द हो गया ना। बच्चे आसानी से जिस बात को समझ लें, ठीक है, निर्माण और विनिर्माण से संबंधित क्रिया को हम द्वितीय क्रिया कहते हैं, लेकिन बच्चा यहाँ कन्फ्यूजन में हो जाएगा, फिर प्रश्न यहाँ क्रिएट कर देगा नया कि निर्माण क्या है, विनिर्माण क्या है। तो पहले आसान में जाना जाए कि प्रकृति से जो हम वस्तु प्राप्त करते हैं, प्रकृति ने जो पदार्थ हमें दिया है, उन पदार्थों के रंग रूप आकार प्रकार को बदलकर उसकी उपयोगिता और उसके मूल्य में वह क्या कर देना, वृद्धि कर देना, क्या कहलाता है? द्वितीय क्रिया कहलाता है। गलत से चलेगा तो बात हम आसानी से कह दें ना। और द्वितीय क्रिया को गौण क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि हमको स्पष्ट दिखाई। जैसे प्रकृति ने हमें क्या दिया? लकड़ी दिया। प्रकृति ने हमें लकड़ी दिया, हम लकड़ी का तख्ता बनाते हैं जिसको पटरी कहते हैं। गलत कि सही? कीमत और थोड़ा बढ़ गया। हम उसी तख्ता से माने पटरी से चौकी बनाए, कीमत उसका और बढ़ा। उसी का पलंग, सामान्य पलंग बना दिए, उसका और कीमत बढ़ गया। उसी का दीवान पलंग बना दिए, उसका और कीमत बढ़ गया। मतलब प्रकृति ने जो वस्तु हमें दिया, उस वस्तु के रंग रूप आकार प्रकार को बदलकर क्या जी, उसकी कीमत में बढ़ाने वाली जो क्रिया है, उसके मूल्य में वृद्धि करने वाली जो क्रिया है, उसकी उपयोगिता को बढ़ाने वाली क्रिया नहीं। मतलब एक शब्द में यदि लिखा जाए तो वस्तु की गुणवत्ता व कीमत बढ़ाने वाली क्रिया को क्या कहेंगे? जैसे गेहूं से आटा बना देना। गेहूं से क्या कर देना? गेहूं की कीमत की तुलना में आटा की कीमत ज्यादा हो गया। गेहूं से ही मैदा बनता है, थोड़ा और उसका कीमत बढ़ गया। रूप चेंज हुआ, खुश रहिए, रंग चेंज हुआ, कीमत बढ़ा। उस आटा से ब्रेड बना दो, कीमत और बढ़ा। उसी का बिस्किट बना दो, कीमत और बढ़ा। मतलब प्रकृति ने जो वस्तु हमें दिया, हम उसके में जितना ज्यादा परिवर्तन करेंगे उसकी कीमत उतनी ही क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो वस्तु की कीमत और गुणवत्ता को बढ़ाने वाली क्रिया को हम अद्वितीय क्रिया का नाम क्या है? गौण क्रिया। द्वितीय क्रिया का नाम क्या है? गौण क्रिया। हाँ, तो द्वितीय क्रिया में जैसे इन्होंने कहा कि सर इसके परिभाषा को हम चेंज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज किया जा सकता है। विनिर्माण, निर्माण और प्रसंस्करण, थोड़ा स्टैंडर्ड शब्दों में निर्माण कौमा विनिर्माण तथा प्रसंस्करण से संबंधित क्रिया को निर्माण, विनिर्माण तथा प्रसंस्करण से संबंधित क्रिया को हम द्वितीयक क्रिया मतलब दूसरी क्रिया के नाम से। अब निर्माण तो ही ना हुआ, किस चीज को बनाना। निर्माण मतलब क्या होता है?
जैसे लकड़ी से पटरी बना देना, निर्माण ही न हुआ। मिट्टी का ईंट बना देना, निर्माण हो गया। लेकिन विनिर्माण उस ईंट से पुनः घर बना देना नहीं। ईंट से पुनः मिट्टी क्यों बनाएंगे भाई? गलती की सही? तो हमने गेहूं से मैदा बना दिया, मैदा का हमने ब्रेड बना दिया। पहला निर्माण हमने मैदा किया और मैदा से पुनः विनिर्माण, उसी का दूसरा हमने ये कर दिया। क्या हो गया? विनिर्माण, प्रसंस्करण। देखिए, जो निर्माण और विनिर्माण हो रहे हैं, प्रकृति से जो वस्तु हम प्राप्त करते हैं, वे वस्तुएं कुछ दिनों तक ही, कुछ घंटों तक ही या अस्थायी रूप से रह सकती है। तो आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। इस विज्ञान के वृद्धि, मतलब विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति का परिणाम यह हुआ है कि आज प्रसंस्करण से संबंधित काम हो रहा है। जैसे प्रकृति से हमने आम लिया, गलत सही? सही बात, आम हमने लिया। आम एक सीजन होता है, लेकिन आम का आनंद आप बिना मौसम का भी लेना चाहते हैं। तो क्या होता है, कुछ कंपनी ऐसे जो केमिकल का प्रयोग करके आम का जो रस होता है उसको गाड़ लेता, अमाउंट बना देता है। क्या डब्बा में बंद करके मार्केट में बेच रहा है, जैम जेली बना के बेच रहा है। आज तो मिठाइयाँ जो 2-3 दिन में खराब हो जाता है, डिब्बा बंद, कुछ केमिकल की सहायता से डब्बा में रसगुल्ला, लालमोहन को बंद करके बड़ी ब्रांड कंपनियां, जो बीकाजी है, हल्दीराम्स है, सुधा है, अमूल है, इन सब का मिठाई बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? तो ये हो गया प्रसंस्करण। मतलब उसके कुछ केमिकल की सहायता से, रसायन की सहायता से उसे अधिक दिनों तक उपयोग में लाने के लिए जो हम उसको डिब्बाबंदी करते हैं, उसी क्रिया को हम कहते हैं खाद्य प्रसंस्करण। और इसके द्वारा भी आप उसकी कीमत को क्या कर रहे हो? कच्चा आम देखते टूटता है, खराब होने लगता है। बड़ी बड़ी कंपनियां तो खरीद लेती हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के मसाला, सरसों तेल या सिरका वगैरह का प्रयोग करके अचार बना दिया। अचार मतलब जैम। और हमको लगता है कि जो 2 दिन में खराब होने वाला हो, 5 दिन में खराब होने वाला हो, कई वर्षों तक उसको आप प्रयोग में ला सकते हो। तो निर्माण का मतलब होता है वस्तु को उत्पादन, उत्पादन की गई वस्तु की गुणवत्ता में और बढ़ा देना। प्रसंस्करण मतलब अधिक दिनों तक उसको टिकाऊ बना देना। अब है निर्माण उद्योग की विशेषता क्या है? एक प्रश्न कई बार पूछ दिया गया है, निर्माण या विनिर्माण, उद्योग की विशेषता। निर्माण या विनिर्माण उद्योग की विशेषता क्या है? याद रखिएगा, निर्माण या विनिर्माण का उद्योग विशेषता है कि इसमें कौशल का विशिष्टीकरण होता है। खुश रहिए। क्या होता है पहला पॉइंट? इसमें कौशल का विशिष्टीकरण होता है। कहोगे सर कौशल का विशिष्टीकरण होता है इसमें? सभी कंपनी सब चीज के लिए फेमस नहीं है। जैसे भुजिया के नाम से बीकाजी ही फेमस है, हल्दीराम ही फेमस है। बहुत कंपनी आई है, लेकिन पहले बार दुकान में जाते कहते बीकाजी का भुजिया है क्या, हल्दीराम्स का भुजिया है क्या? हाँ, उसका समोसा भी आ रहा है डब्बा बंद, आप उसको 30 दिनों तक प्रयोग कर सकते हो। हाँ, ये होता है कि उसमें आलू नहीं भरा होता है। मार्केट में आपके यहाँ बिक रहा है। दूसरा, यंत्रीकरण होता है इसमें। क्या होता है? यंत्रीकरण। यंत्र का बड़े पैमाने पर, मशीन का बड़े पैमाने पर क्या होता है? प्रयोग होता है। प्रौद्योगिकी नवाचार। तीसरा क्या है? प्रौद्योगिकी नवाचार। मैंने कल कारखाना के क्षेत्र में इसमें प्रतिदिन नया नया प्रयोग हो रहा है। बड़े पूंजी की जरूरत होती है इसमें।
बड़े पूंजी की क्या होती है, जरूरत होती है। गलत है सही? और इसका एक संगठन विशाल होता है, विशाल संगठन। मतलब निर्माण या विनिर्माण उद्योग की कुछ विशेषताएं हैं कि इसमें कौशल का विशिष्टीकरण। देखिएगा, हर कंपनी हर चीज बनाने में फेमस है। जैसे एक छोटी सी कंपनी जो आपके यहाँ हमारे यहाँ खूब चल रहा है, JCB, किसी एक कंपनी का नहीं है, वह 3 कंपनी का प्रोडक्ट है। उसका प्रेशर किसी अन्य कंपनी ने बनाया, हाइड्रोलिक किसी अन्य कंपनी ने बनाया, और इंजन किसी अन्य कंपनी का। 3 कंपनी ने मिलकर एक JCB बनाया, क्योंकि हाइड्रोलिक में कोई और विशिष्टीकरण प्राप्त किया हुआ। गलत सही? इससे कुछ दिन 2014 तक अपने मार्केट में एक बाइक मिलती थी जो ज्यादा फेमस आप लोगों के नजर में, हीरो होंडा। नहीं है, अब हीरो अलग है, होंडा अलग है। दोनों ने टाई अप किया था 2014 तक के लिए। नहीं, एग्रीमेंट दोनों का टूट गया। तो उसमें होंडा जो था वह इंजन का, मोटरसाइकिल के जो इंजन था उसका जो फाउंडेशन था, उसका जो निर्माण था, वो होंडा कंपनी जो जापान की कंपनी वो करती थी। देखो, होंडा और हुंडई में अंतर है। होंडा जापान की कंपनी, हुंडई दक्षिण कोरिया की कंपनी है। हाँ, कार बनाने वाली कंपनी, और हुंडई कार में फेमस है। टोयोटा जापान की कंपनी है। हर विशिष्टीकरण का मतलब हो गया कि अलग अलग क्षेत्र में, जैसे फोर्ड अमेरिका की कंपनी है, BMW अमेरिका की कंपनी है, टोयोटा हमने कहा जापान के, हुंडई कोरिया की कंपनी है। यही जान लीजिए, थोड़ा सा वहां भी चर्चा करेंगे। तो विशिष्टीकरण का मतलब कुछ काम को करने में फेमस जो हो। जैसे आप अगर बिहार के हो तो सभी जानते हैं, भुतही बालूशाही के लिए फेमस है। एक बच्चा खान जी के पास गया तो कहा सीतामढ़ी भूते गए, तो मिठाई लेके पहुंचा तो बालूशाही लेके को नहीं आया। वो फेमस है। हाजीपुर केला के लिए फेमस है। मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है। बनारस बनारसी साड़ी और पान के लिए, लस्सी के लिए फेमस है। आगरा पेठा के लिए फेमस है। वास्तव में यहाँ भी आप पेठा खाते हो, लेकिन आगरा का जो पेठा होगा उसका टेस्ट यहाँ से कई गुना ज्यादा ऊपर होता है। तो प्रश्न है विशिष्टीकरण। जैसे अलीपुर ताला के लिए फेमस है, फिरोजाबाद कांच के चूड़ी के लिए फेमस है, मुंबई जाओ तो बड़ा पाव फेमस है। नहीं, मिठाई तो बहुत है। कोलकाता जाओ तो कोलकाता के संदेश नामक एक मिठाई है जो ज्यादा फेमस है। तो विशिष्टीकरण का मतलब उस चीज में वह विशेषता को प्राप्त कर लिया है। यंत्रीकरण मतलब इससे मशीन का प्रयोग होता है, और एक से बढ़कर एक मशीन होता है। प्रौद्योगिकी नवाचार मतलब हर दिन नया नया परिवर्तन हो रहे हैं, उस परिवर्तन के अनुसार अपने आप को ढाल रहा है। मानवीय श्रम के निर्भरता से हट रहा है लोग, और यंत्र का प्रयोग कर रहा है। बेरोजगारी तो बढ़ेगी। गलत कि सही? तो जैसे कल शाम से पहले के हमारे मित्र का फोन आया था, कहा कि अब रोजगार दोस्त नहीं होने वाला है। बच्चों को कहिए इसे पढ़ने के लिए कि जो स्वयं काबिल बने। सरकार सबको रोजगार देने नहीं जा रही है। जो काबिल होगा वही टिकेगा, काबिल नहीं होगा वो दिया जाएगा सीधा। बात तो सही कहा उन्होंने। आज भी देख रहे हैं, जो काबिल उसको रोजगार ही मिल रहा है। अगर आप काबिल नहीं है, अपना स्वयं का बिजनेस करेंगे वो फ्लॉप हो जाएगा। नहीं तो उतना ही कमाई जितना कि चावल दाल रोटी खा सके आप, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे आप। क्योंकि हर दिन देख रहे हैं ना, नया नया यंत्र का प्रयोग हो रहा है। अब तो घर में काम वाली की भी जरूरत नहीं है, रोबोट आ गया। उसको एक बार कमांड देने की जरूरत है। कमांड तो जिस समय आओगे उतना देर में काम करके तैयार रखेगा। अब बड़े बड़े जो होटल हैं 5 स्टार, उसमें ऐसे फाउंडेशन कर रहा है कि बैरा नहीं होगा। आप जो खाएंगे बस कमांड दिया, आपके टेबल पर जाएगा, सामने जाके वो खड़ा हो जाएगा, आप वहां से निकाल के रख लो। मोबाइल ऐप के माध्यम से सबको ये हो रहा है। तो अब जितना ज्यादा टेक्निकल व्यवसायिक शिक्षा ले सके, ये नहीं कि अपने बिहार वाला ITI की डिग्री की जरूरत नहीं है कि जाके लोहा का डिग्री ले लो,
बिजली का वायरिंग करने नहीं आता, फिटर का डिग्री कर लिया, कौन नट कहाँ कसागा, नट का चाबी का ही भी नहीं पता है। डिग्री का कोई वेट नहीं है, काबिल बनने का वेट है। गलत सही? काबिल रहेंगे तो छोटा सा अपना भी एक कहीं दुकान खड़ा कर लेंगे, वहां भी आपकी व्यवस्था बनी रहेगी। अब बहुत बड़ा बड़ा डिग्री ले लिए हैं, कुछ नहीं होने वाला है। तो प्रौद्योगिकी नवाचार और कुछ नयापन में कुछ चेंज करके दिखाओ। गलत कि सही? जैसा कि 3 इडियट में दिखाया, हमको फिल्म अच्छी लगी और निश्चित तौर पर हम सबको उससे प्रेरित होनी चाहिए। अब है ये जो हमने उद्योग के बारे में चर्चा किया, तो उद्योगों का वर्गीकरण हम देख ले थोड़ा सा। उद्योगों का वर्गीकरण, पुनः खंड ब में भी उद्योग पढ़ना है। यहां वर्गीकरण जानते हो, इंडिया के सारे जो महत्वपूर्ण कारखाना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उद्योग की वर्गीकरण की बात करें तो भारत नहीं, संपूर्ण विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व में जितने भी कल कारखाना है उनको 4 वर्गों में बांटा गया है। विश्व में जितने भी कल कारखाना है उन सारे कल कारखाना को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। पहला, आकार के आधार पर। आकार के आधार पर। दूसरा है कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर। तीसरा है उत्पादन के आधार पर। उत्पादन के आधार पर। चौथा है स्वामित्व के आधार पर। मतलब संसार में जितने भी कल कारखाना हैं, जितने भी उद्योग हैं, उन सारे उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो सारे उद्योग को 4 वर्गों में ही बांटा गया है। अब प्रश्न है कि हम उद्योग का वर्गीकरण पढ़ा रहे हैं, लेकिन व्हाट इज इंडस्ट्री? देखो, उद्योग को हम कारखाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो क्या है इंडस्ट्री? कारखाना है क्या? उद्योग है क्या? तो उद्योग उस स्थान को कहते हैं जहां यंत्र, कच्चा माल, श्रम, ऊर्जा की सहायता से किसी वस्तु के रंग, रूप, आकार, प्रकार को बदलकर उस वस्तु की उपयोगिता को और कीमत को बढ़ाया जाता है। वह स्थान जहां यंत्र माने कच्चा माल, यंत्र, ऊर्जा और श्रम की सहायता से किसी वस्तु के रंग, रूप, आकार, प्रकार को बदलकर वस्तु की उपयोगिता को, और उपयोगिता बढ़ेगा तो कीमत बढ़ेगा, सामान्य सी बात है, बढ़ाया जाता है। और आपको यह भी पता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत अगर सबसे पहले किसी देश में हुई थी तो वह देश कौन था? इंग्लैंड। इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहते हैं। और किस उद्योग से? तो वस्त्र उद्योग से हुई थी। नहीं, अब सवाल है तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई क्यों? औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू इसलिए हुई कि कारखाना को स्थापित करने के लिए, उद्योग को स्थापित करने के लिए जितने भी भौगोलिक कारक चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक चाहिए, वे सभी दशाएं इंग्लैंड में मौजूद थी। भाई, ये कारखाना को स्थापित करने के लिए क्या चाहिए? बहुत बड़े पूंजी चाहिए, शक्ति चाहिए, आवागमन के साधन चाहिए, कच्चा माल चाहिए और विस्तृत बाजार चाहिए। ये सारा माहौल कहाँ उपलब्ध था? इंग्लैंड के पास था। क्योंकि विश्व का अधिकांश देश इंग्लैंड का गुलाम था। उसके पास बहुत बड़ा बाजार था, सब देश का कच्चा माल उसी का था, बड़े पैमाने पर उसके पास पूंजी थी, सरकार की नीति भी अच्छी थी। तो कल कारखाना को स्थापित करने के लिए, एक उद्योग को स्थापित करने के लिए जो भी भौगोलिक दशाएं चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाएं चाहिए, ये सारी दशाएं कहाँ मौजूद थी?
इंग्लैंड में थी, इसीलिए औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई। और एक और प्रश्न आता है, तो हमने ये बता दिया ना कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई क्यों, मतलब हमने कहा औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों, क्या जी। लेकिन एक बात और देखें हैं कि उद्योग केंद्रीकृत है के केंद्रीकरण के कारण, चाहे भारत की बात कर लो या विश्व के किसी देश की बात कर लो, संपूर्ण देश में समान रूप से उद्योग धंधा फैला हुआ नहीं है। जैसे छोटी सी बात कर ले, चाहे आप पटना जाए, चाहे आप दिल्ली जाए, चाहे आपका शहर ये सीतामढ़ी, बहुत बड़ा सीतामढ़ी तो नहीं है, अगर बहुत छोटा ही है, तो क्या सभी क्षेत्र में ऐसे कोचिंग संस्थान हैं? कहीं कहीं एक दो हैं, लेकिन ये जो एरिया है पूरे कोचिंग हब है, कोचिंग एरिया। क्यों भाई, अन्य क्षेत्र में क्यों नहीं? तो कोचिंग को स्थापित होने के लिए जो चाहिए कारक यहाँ मौजूद है। पहला कि मतलब लगभग न शहर के बीच में है न शहर के दूर है, और यहाँ से अगल बगल के जितने गांव हैं सब लगभग केंद्र में पड़ रहा है। दूसरा, यहाँ पार्किंग के लिए भी परेशानी नहीं है क्योंकि बांध है, दोनों के अगल बगल है। तीसरा, किसी निजी व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है, सारा मंदिर की प्रॉपर्टी है। एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है यहाँ विकसित होने का। इससे पहले फिजिकल फील्ड, फिजिकल गली था, वहां स्थायी लोग थे, भगा दिया लोगों को, गैदरिंग होना शुरू हो गया। गलत सही। तो यहाँ आसानी से छात्र पहुंच पा रहे हैं, शहर में होकर भी शहर से के थोड़ा किनारा पर है। गलत सही। पार्किंग की व्यवस्था है, सभी यहाँ बगल में बस स्टैंड है, बगल में रेलवे स्टेशन है। बस से आने वाले छात्र बस से आ जा रहे हैं, रेल से आने वाले छात्र रेल से आते उतरते हैं, यहाँ 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो एक कोचिंग क्षेत्र भी इन सारे कारकों पर निर्भर करता है। ऐसे ही कल कारखाना को लगाने के लिए जितना ही कारक चाहिए, सारा कहाँ मौजूद था? इंग्लैंड में मौजूद था, ब्रिटेन में मौजूद था। इसलिए सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? या ब्रिटेन में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, तो कल कारखाना किसी खास क्षेत्र में ही होता है, मतलब उद्योगों के स्थानीयकरण के क्या कारण है? इसी से प्रश्न आया कि उद्योगों के स्थानीयकरण के। इस प्रश्न को चेंज कर लो आप कि कल कारखाना किसी देश के सभी हिस्सा में समान रूप से फैले नहीं होता है, किसी खास क्षेत्र में कल कारखाना ज्यादा होता है। जैसे इंडिया की बात कर लें, दक्षिण भारत में कल कारखाना ज्यादा है। सूती वस्त्र का कारखाना गुजरात महाराष्ट्र में ज्यादा है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में कानपुर शहर में ज्यादा है सूती वस्त्र। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिला में ज्यादा कारखाना सूती वस्त्र का। गलत कि सही? क्यों भाई? किसी राज्य या किसी शहर या किसी देश में सभी क्षेत्र में कारखाना नहीं होते, खास क्षेत्र में होते। इसके पीछे कारण है कि कारखाना को स्थापित करने के लिए आवागमन के साधन चाहिए, उसका कच्चा माल प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, आस पास में बाजार होनी चाहिए, सस्ता लेबर मिलना चाहिए। गलत कि सही? ये सारा चीज है क्या? सब जगह जहां है वहां स्थापना हो रहा है कारखाना का, जहां नहीं है वहां नहीं हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं सर बिहार में औद्योगिकरण क्यों नहीं? क्या सब राज्य सरकार खूब फोकस कर रही है, बिहार में क्यों नहीं? तो बिहार में क्यों होगा भाई? एक कारखाना को स्थापित करने के लिए पहला बात तो कच्चा माल होना चाहिए। पूंजी तो आ जाएगा, सड़कें तो सेकेंडरी मैटर हो जाता है, लेकिन सबसे पहले कच्चा माल चाहिए और बिजली चाहिए, ऊर्जा। गलत कि सही? और कई बार तो बिहार की बिजली की बात कर ले, कुछ क्षेत्रों का तार जो है उसको नंगा पकड़ लो, इंसान को करंट तो नहीं मारता है, इतना कम वोल्टेज हो जाता है। कई बार कई ग्रामीण क्षेत्र में है, पोल एक बार गिर गया, अब 1 महीना में बदलाएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। अगर कहीं बदला गया तो गांव के लोग चंडा इकट्ठा करते हैं,
लोकल इंजीनियर साहब को कुछ देते हैं, मिस्त्री को देते हैं, आईना लगा दीजिए प्लीज, क्या करेगा? सही सब बात प्रशासन सरकार को थोड़ी नहीं करने जाएगा, लोगों को जीना है इसी में ना, तब जाके कहीं लगते हैं, नहीं तो रोड जाम करना पड़ता है। बिजली का खंभा बदलने के लिए हाँ प्रदर्शन करना होता है, ये दुर्दशा है हम लोगों की। नगर निगम, नगर पालिका जैसी संस्थाएं हैं, नाला जाम हो गया, लोग सफाई नहीं करता है, रोड जाम करता है। कई बार देखता हूँ रिंगबांध जाम होता है, तब जाके उस नाला की सफाई होती है। इस पिछले महीने में 3-4 बार रिंगबांध जाम हुआ था। क्या जी? एक है बहुत पुराना मोहल्ला है कोट बाजार, वहाँ तो हर घर में अभी भी पानी रहता है। लोगों ने जाम किया, तब जा करके जिला प्रशासन ध्यान दी कि नहीं, लोगों को दिक्कत है पानी से। तो प्रश्न है कि कच्चा माल, बिहार में कच्चा माल तो है नहीं, स्थापना होगा। दूसरा, प्रशासन स्वच्छ चाहिए। यहां तो कोई कंपनी आती है तो 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो समाज के असामाजिक तत्व, स्थापना करने से पहले पता लगा कौन है, उसका मालिक कौन है, इतना शांति चाहिए तो हमको हिस्सेदार बना लो। तो यहाँ कोई विधायक या जो बड़े बड़े जो मिनिस्टर लोग हैं वो कहता है अपना शेयर में कुछ मेरा भी हिस्सा शामिल कर लेना। नहीं, क्यों लाएगा? दिल्ली में आगे बढ़ रहा है, कलकत्ता महाराष्ट्र में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वहां प्रशासन साफ छवि के है। नहीं, वहां इस प्रकार के चोरी उचक्कागिरी का सिस्टम, लेवी वाला समस्या है नहीं वहां पर। यहाँ बिहार में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ करप्शन ज्यादा है। कच्चा माल तो नहीं है। सड़क इतनी मजबूत है कि एक बार वीडियो वायरल हुआ था, आगे सड़क बन रहा था, जांच करने वाले पदाधिकारी खड़ा हुए, उस फंस गए तो नीचे गिर गए। सड़क आगे बनती है, पीछे टूटता है। यहाँ के इंजीनियर, यहाँ के ठेकेदार इतने ज्यादा ईमानदार है, हवा में पुल दिया जाता है हवा के झोंका से। तो ये संभव नहीं है। यहाँ पर कई प्रकार की कमियां हैं। भले हमारे माननीय सरकार कहते कि लाएंगे तो भले प्रशासनिक तंत्र मजबूत करें ना, करप्शन पर कंट्रोल करें ना। इथेनॉल का लगेगा, आम आदमी को नहीं मिलने जा रहा है। बेगूसराय में तो लगा भी शायद है ना, लग गया। भारत का पहला राज्य जहां इथेनॉल का कारखाना लगा है। पेट्रोल में मिलाकर पेट्रोल की कीमत को कम किया जाएगा 20% मिलाकर। खैर आइए, तो उद्योगों के स्थानीयकरण या केंद्रीयकरण के पीछे कारण है उद्योग के स्थापित करने के लिए आवश्यक दशाएं। मुद्दे पर आते हैं। हमने पढ़ा कि विश्व में उद्योगों को कितने वर्ग में बांटा गया है? 4। पहला क्या है? आकार। अंग्रेजी में कहते हैं साइज। आकार मतलब तो आकार के आधार पर जो कल कारखाना है इसको 3 वर्गों में बांटा गया। आकार के आधार पर उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, बड़े पैमाने के उद्योग। क्या है? बड़े पैमाने का उद्योग। कोई दिक्कत? दूसरा है मध्यम पैमाने का उद्योग। और तीसरा छोटे पैमाने। आकार के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। बड़े पैमाने के उद्योग वह उद्योग जिनको स्थापित करने के लिए बहुत बड़े मात्रा में पूंजी, विशाल प्राकृतिक संसाधन और बहुत अधिक मात्रा में श्रम की जरूरत होती है। उसको हम बड़े पैमाने का उद्योग या शॉर्ट में बृहद उद्योग कहते हैं। शॉर्ट नाम क्या कहेंगे इसको हम? बृहद। दूसरा है मध्यम, जिसको हम लघु कह देंगे। आज छोटे को क्या कह देंगे? कुटीर। क्या जी? मध्यम पैमाने का उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जिसमें कम पूंजी की जरूरत होती है। कारोबार देखें तो 1000 करोड़, अधिकतम 500 करोड़, यहाँ 200 से 250 करोड़ का टर्नओवर हो जो कंपनी साल में करती है, उस कंपनी को
1000 करोड़ या उससे ज़्यादा का टर्नओवर होगा, बड़े पैमाने का होगा। अधिकतम 500 करोड़ का साल में उसका मार्केटिंग होगा तो मध्यम पैमाने का हो जाएगा या लघु हो जाएगा। और उससे कम का होगा, कम में 2-3 लाख आ सकता है, तो उसको हम कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग घर के किसी कोना पर बैठकर भी आप चला सकते हैं। जैसे रुई अगरबत्ती बनाना हो, फूल बत्ती बनाना हो, राखी बनाना हो, बिंदी बनाना हो, चूड़ी बनाना हो, बहुत सारा, रस्सी बांटना हो, टोकरी बनाना हो, हाँ मास्क बनाना हो, हैं नाम है कुटीर। कुटीर माने कुटी घर, वो गृह का हो। दूसरा है कच्चे माल के आधार पर, किसके आधार पर? कच्चे माल के आधार पर। देखिए हर उद्योग को स्थापित करने के लिए, हर उद्योग को सामान बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए। नहीं, सूती कपड़ा का कच्चा माल क्या है? कपास। चीनी का कच्चा माल क्या है? गन्ना। गलत कि सही? आप ऊनी वस्त्र बनाते हैं तो उसके लिए क्या ऊन चाहिए। हर वस्तु को बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? कच्चा माल चाहिए। तो कच्चे माल के आधार पर कारखाना को 5 वर्गों में बांटा गया है। कच्चे माल के आधार पर उद्योग के कितने वर्ग हैं? देखो, पहला होगा कृषि आधारित। क्या होगा? दूसरा होगा खनिज आधारित। तीसरा होगा रसायन आधारित। चौथा होगा वन आधारित। और 5वां होगा पशु आधारित। एक प्रश्न हुआ, कच्चे माल के आधार पर उद्योग के कितने वर्ग हैं? कई बार प्रश्न पूछा गया है। कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रमुख वर्ग कौन कौन है? नाम लिखें। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग के 5 वर्ग है। पहला कृषि आधारित। अब कहोगे कृषि आधारित उद्योग कहते किसे? उदाहरण देते। हर प्रश्न को 2-2 नंबर में अलग अलग बना सकता है। नहीं, आप वहां विरोध नहीं करोगे, न मेरा करोगे न बोर्ड का करोगे, क्योंकि आपको सारा बात यहां बताया जा रहा है। कृषि आधारित उद्योग कहते किसे हैं? तो वह उद्योग जिसको कच्चा माल कृषि से मिलता है। विश्व में बहुत ऐसे कारखाना हैं जिन कारखाना को कच्चा माल किससे मिलता है? खेती बाड़ी से मिलता है। जैसे गन्ना उद्योग, गुड़ उद्योग, चाय उद्योग, कॉफी उद्योग, रबर उद्योग, क्या जी, हाँ वस्त्र उद्योग। गलत कि सही? और भी बहुत है, हमने 2-4 का नाम लिया। मतलब जिस उद्योग को कच्चा माल कहां से मिलता है? कृषि से मिलता है। उदाहरण हमने क्या कहा? वस्त्र, क्या, चाय, कॉफी, चावल, दाल, सब चीज, मैदा, हाँ सब चीज को आप ले सकते हो। जिन उद्योग को कच्चा माल कृषि से मिलता है उसे क्या कहेंगे? कृषि आधारित उद्योग के नाम से। उदाहरण दो, 4-5, 2 नंबर तो देना ही है, क्या जी? खनिज आधारित। हमने कल या परसों के क्लास में चर्चा किया था, खनिज कहते किसे? भूमि के गर्भ से प्रकृति के द्वारा जो पदार्थ दिया गया है उसको हम कोड़ कर या खोद कर निकालते हैं, तो उसे हम कहते हैं खनिज। मतलब वह पदार्थ जिनको खन कर निकाला गया, तो खोद कर या खन कर निकाले गए पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तो कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनको कच्चा माल खनिज के रूप में प्राप्त होता है। जैसे लोहा उद्योग, सोना उद्योग, चांदी उद्योग, गलती कि सही? एल्युमिनियम उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कोयला उद्योग। क्योंकि सबका जो कच्चा माल है खन के ही हम धरती के अंदर से निकालते हैं। गलत कि सही? लेकिन विद्वान कहते हैं ये जो खनिज उद्योग है ना, इसके भी 2 वर्ग हैं। कहाँ खनिज का कारखाना है? हाँ, उद्योग मतलब कारखाना होता है।
इसका मतलब अभी ने बताया हूं, खनिज उद्योग मान जो उद्योग अपने कच्चा माल के लिए खनिज पर निर्भर है। परिभाषा तो हमने कृषि वाला दिया, सेम परिभाषा हिलाओ डालो ना आप। खनिज आधारित उद्योग कहते किसे हैं? तो जिस उद्योग को कच्चा माल खनिज के रूप में प्राप्त होता है, या जिस उद्योग का कच्चा माल क्या है? खनिज है। चाहे वह कोयला उद्योग हो, चाहे पेट्रोलियम उद्योग। पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है? धरती के अंदर से खन के निकालेंगे तो उसे क्या कहेंगे? तो हो गया ना कि जिस उद्योग को कच्चा माल खनिज के रूप में प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे? हाँ, खनिज आधारित। और खनिज आधारित उद्योग के दो वर्ग हैं, पढ़े होंगे। एक क्या होगा? धात्विक, और दूसरा कौन है? खनिज आधारित उद्योग के कितने वर्ग हैं? दो वर्ग हैं। एक कौन है? धात्विक, और दूसरा कौन है? अधात्विक। अब धातु और अधातु के अंतर में तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। धातु को गलाते हैं, माने अयस्क को गला धातु की प्राप्ति होती है, और अधातु से कुछ नहीं मिलता है। धातु की एक विशेष चमक होती है, धातु में विशेष आवाज होती है, धातु में तारतम्यता का गुण पाया जाता है, लेकिन अधातु भी सगुण होता। इसे तो 10 में पढ़ने का चीज था ना, आपने तो पढ़ा छोड़ दिया। पता चलेगा जितनी कमियां हैं सबको देखते चले तो किसी एक टॉपिक को समझाने में 6 महीना फिर भी कम रह जाएगी, क्योंकि यहाँ से पढ़ा के भेजते हैं, आगे मोबाइल निकाला, और दोनों कान खोल के जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इस कान से घुसा बात, एक कान में निकल के पार। हाँ, वो बंद करके पढ़ना पड़ेगा, आंख को बंद करके। जो आंख बहुत चीज को देखता है उस चीज को बंद करना पड़ेगा। केवल हमको देखने आए, हम बोर्ड के देखें तो बोर्ड देखो, समझ में आएगा। यहाँ लोग आते हैं कि हम ही को नहीं देखते, बोर्डों को नहीं देखते हैं, उनको कभी नहीं समझ में आने वाला। सही बोल रहा हूँ? पैसा हमको नहीं दे रहे हैं, आप पढ़ने के लिए देते, केवल पढ़ाई की बात करो। तो हमने कहा खनिज आधारित उद्योग के भी दो वर्ग हैं, एक धात्विक, कौन है? और दूसरा कौन है? और आपको पता है ना, धात्विक उद्योग के भी दो वर्ग होगा। हाँ, वेरी गुड, लौ। और क्या होगा? लौह में लोहा होगा, लोहा इस्पात उद्योग, निकेल उद्योग, क्रोमियम उद्योग, और अलौह में सोना चांदी उद्योग, तांबा उद्योग, पीतल उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। गलत कि सही? अब इंडिया में बताएंगे ना लोहा के कारखाना कौन कौन है, तो विश्व की बात हो रही है। अगर अमेरिका की बताएंगे तो पूछेगा ब्रिटेन बताइए आप, ब्रिटेन बताएंगे तो कहिएगा रूस बताइए, रूस कहेंगे तो फिर जापान पर चलाइएगा। तो इससे अच्छा कि हम इंडिया वाला ही ना पूरा चर्चा, क्योंकि पुस्तक में वही दिया है, केवल वर्गीकरण करना है यहाँ पर। और खंड ब में पूरा उद्योग के बारे में, तो इंडिया में उस पर फोकस करना है। अब है खनिज वाला, जान गए? रसायन क्या है? रसायन आधारित उद्योग, तो वह उद्योग जो कच्चा माल केमिकल के रूप में प्राप्त करता है। किस रूप में? वह उद्योग जो कच्चा माल किस रूप में प्राप्त करता है? केमिकल के रूप में, रसायन के रूप में प्राप्त करता है, उसको हम क्या कहेंगे? रसायन आधारित उद्योग के नाम से। अब कहोगे सर बताइए उदाहरण। तो पेट्रोलियम साफ करने का कारखाना अपने भारत में लगभग 23 है ना? इंडिया वाला में पढ़ाएंगे तो मैं वहां चर्चा करूंगा पूरा। एक बिहार में भी है, बिहार का एकमात्र औद्योगिक जिला है बेगूसराय, जहां पर, हाँ, अरे बरौनी एक शहर है भाई जो बेगूसराय जिला में पड़ता है। बेगूसराय जिला का एक शहर है बरौनी, जो बिहार का एकमात्र औद्योगिक शहर है, जहां फर्टिलाइजर, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एंड बरौनी तेल शोधनशाला है। जमालपुर तो हो गया आपका बिहार में, जहां रेलवे वर्कशॉप है, मुंगेर जिला में पड़ता है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप जमालपुर है। नहीं, जमालपुर तो मध्य प्रदेश आ गया। जमालपुर पूछा है हमसे आपने। जमालपुर बिहार के मुंगेर जिला में, मैं वहां गया हूँ। जबलपुर मध्य प्रदेश का, जो अलग का चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने कहा रसायन, जैसे वहां जाएंगे तो पेट्रोलियम साफ होता है, तो सबसे बढ़िया होता है प्रणोदक बनता है, जिससे हवाई जहाज चलता है, हेलीकॉप्टर चलता है। उससे नीचा होगा थोड़ा सा, पेट्रोल बनेगा।
उससे नीचा होगा साहब तो डीजल बनेगा, उससे डाउन क्वालिटी में होगा तो मिट्टी तेल बनेगा, उससे डाउन क्वालिटी हो गया तो मोबिल वगैरह बन गया। और जो कचरा बच गया उस कचरा से प्लास्टिक, कुछ कम दाम का कपड़ा, फैसलीन, जो मार्केट में रस्सी प्लास्टिक जितना आइटम बिक रहा है सब उसी से बनता है। वो सारा केमिकल है। क्या है? केमिकल। तो उसका कच्चा माल प्रयोग किया और कुछ अलग अलग चीज मिला के जो वस्तु बना के मार्केट में बेच रहा है उसको हम कहेंगे रसायन आधारित उद्योग। जैसे कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक नहीं, हम यहाँ ले सकते हैं प्लास्टिक रेशा, मैंने कौन? कृत्रिम रेशा। अब है वन, कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जिनको कच्चा माल जंगल से प्राप्त होता है। देखो, जंगल से कच्चा माल क्या मिलेगा? तो फर्नीचर उद्योग। जिस उद्योग को कच्चा माल कहां से मिलता है? जंगल से, वन से। तो जिस उद्योग को कच्चा माल वन से मिलता है उसको हम वन आधारित उद्योग कहेंगे। जैसे लाह उद्योग, तो लाठी बनता है ना, अभी तो डुप्लीकेट यहां बना रहा है सब। ओरिजिनल लाठी जो लाह का होता है टूटेगा नहीं, टेढ़ टार हो जाएगा। और लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड है। एक कीड़ा होता है नहीं, जिसको सहतूत के पेड़ पर या और भी पेड़ पाला जाता है, वही जो मलमूत्र त्याग करता है उसी का लाह बनता है। कीड़ा कलेटिंग है वो। अच्छी कह रही है। यहाँ 5-5, 10-10 हजार में लाठी का सेट बिक रहा है तुम्हारे सीतामढ़ी में। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जो क्रय करने का उसको पता है, 10-10 हजार का रखा हुआ है, अब बिकता है। वन आधारित उद्योग मतलब जिस उद्योग को कच्चा माल जंगल से मिलता है। जैसे कुछ औषधि उद्योग है, क्या जी, फर्नीचर उद्योग है। अब है पशु आधारित, कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जिनको कच्चा माल पशु से मिलता है। जैसे दूध उद्योग, मांस उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, क्या जी, चमड़ा उद्योग है। पेरा नहीं चलेगा भाई, पेरा का उद्योग तो नहीं ना है, वो तो विनिर्माण में आ जाएगा। तो हमने कहा कि उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित और। अब देखो, उत्पादन के आधार पर पुनः उद्योग को गलत 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है उपभोक्ता उद्योग और दूसरा है मूलभूत उद्योग। उपभोक्ता और दूसरा क्या है? मूलभूत। अब कहोगे कि सर उपभोक्ता उद्योग है क्या, या उपभोक्ता उद्योग कहते किसे? उपभोक्ता उद्योग क्या है या उपभोक्ता उद्योग कहते किसे हैं? तो उत्पादन के आधार पर उद्योग के कितने वर्ग हैं? पहला कौन है? माने वह उद्योग जिसमें जो सामान बनता है उसका हम प्रयोग करते हैं। मानव के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री का निर्माण करने वाला जो उद्योग है, क्या कहोगे उसे आप? जैसे ब्रेड, बिस्किट, मैदा, आटा, चीनी, दवा, साइकिल, मोटर कार, इन सब का हम प्रयोग करते हैं ना, कि नहीं करते हैं? तो मानव के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का, मतलब दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में हम जिस चीजों का प्रयोग लाते हैं उनका, उस वस्तु का निर्माण करने वाले उद्योग को हम क्या कहते हैं? हम यहाँ बिस्किट, ब्रेड ले सकते हैं, कपड़ा ले सकते हैं, दवा ले सकते हैं। गलत सही? उदाहरण देख के आपसे प्रश्न करेगा। लोग कहता है गैस में से टकराता ही नहीं है। गैस में क्या टकराएगा? बोर्ड टकराता है पूरा, तो ये वाला बोर्ड पूरा टकराता है। और बोर्ड को टकराने के लिए क्या ब्रेन में बोर्ड को सेट करना पड़ेगा हमेशा। प्रश्न पर हो और याद करो क्लास में हमने इसके बारे में क्या कहा था। और मूलभूत उद्योग, मूलभूत उद्योग उस उद्योग को कहते हैं
जो अन्य दूसरे उद्योग को स्थापित करने के लिए आदान प्रदान करते हैं। आधार माने वह उद्योग जो दूसरे उद्योग को स्थापित करने के लिए आधार प्रदान करते हैं, उसे हम मूलभूत उद्योग के नाम से, जैसे इसमें लेंगे लोहा इस्पात उद्योग। देखिएगा, अगर लोहा इस्पात उद्योग नहीं होता तो क्या अन्य उद्योग स्थापित होता? क्योंकि जितने भी अन्य उद्योग हैं सबका छोटका से बड़ा डाई हो, चाहे पेच उच हो, नट बोल्ट हो, सब लोहा का ही बनता है। इसलिए लोहा उद्योग को मूलभूत उद्योग या आधारभूत उद्योग या उद्योगों की जननी या उद्योगों की माता कहते हैं। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग, मूलभूत उद्योग, उद्योगों की जननी इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि लोहा इस्पात उद्योग नहीं होता तो अन्य किसी उद्योग की स्थापना संभव ही। तो मैंने यहां एक प्रश्न किया कि लोहा इस्पात उद्योग को उद्योगों की जननी कहते हैं। अब स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामी का मतलब होता है मालिक, और स्वामित्व के आधार पर उद्योग के 3 प्रकार हैं। पहला कौन है? सरकारी। दूसरा कौन है? निजी। और तीसरा क्या है? सहकारी। इसको संयुक्त ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा आप लोगों को। मतलब स्वामित्व के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला कौन है? सरकारी। वह उद्योग जिसका प्रबंधन की सारी जिम्मेवारी सरकार के हाथों में, या जिस उद्योग का मालिक स्वामी कौन हो? सरकार हो, उसे क्या कहेंगे? सरकारी उद्योग। और इंडिया में जितने भी बड़े बड़े लोहा इस्पात की कंपनी हैं, लगभग अभी भी 8 सरकारी ही हैं। मैं पढ़ाऊंगा इंडिया वाला में, चाहे दुर्गापुर हो, चाहे बोकारो का स्टील प्लांट हो, चाहे उड़ीसा का राउरकेला वाला प्लांट हो, ये सारा सरकारी है। तो जिस उद्योग का मालिक कौन हो? रेलवे की बात करते, रेलवे सरकारी उद्योग है या नहीं है? हाँ, कुछ उसमें शेयर को तो हमने खरीदा, आपने खरीदा है, इसका तो हम उसका मालिक हो गए। हमने उसमें अपना इन्वेस्ट किया है, कंपनी को मुनाफा होगा, उस मुनाफा में से हमको और आपको मिलेगा। लेकिन जिस दिन से शेयर बिका है ना, उस दिन से LIC नीचे ही जा रहा है। 949 का शेयर आ गया है 630 पर। एक शेयर का कीमत था 949 में लिया, आज 648 कीमत आ गया। प्रति शेयर 300-350 घाटा में चल रहा है कंपनी। सरकार तो होशियारी किया, बेच लिया। संयुक्त कंपनी मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, या ये भी तो हो सकता है कि आधा पूंजी सरकार का हो, आधा निजी व्यक्ति का। मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, या आधा पूंजी सरकार का हो, आधा पूंजी कुछ अन्य निवेशकों का हो, तो उस कंपनी को क्या कहेंगे? और तीसरा कौन है? निजी कंपनी। जिस कंपनी का मालिक कोई एक व्यक्ति हो, जिस कंपनी का मालिक कोई एक व्यक्ति हो, उसे क्या कहेंगे? तो उम्मीद है सारे बातों को समझ गए होंगे। 2 बात और हमको जानना है। एक पहला मौसमी उद्योग, क्या जानना है? और एक और जानना है स्वच्छंद उद्योग। तो प्रश्न है कि मौसमी उद्योग कहते किसे हैं? तो वह उद्योग जो वर्ष के कुछ खास मौसम में चलते हैं और बाकी समय में क्या रहते हैं? बंद हो जाते हैं। जैसे चीनी उद्योग, क्योंकि चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना है और गन्ना सालों भर नहीं मिलता है, तो जितना दिन गन्ना मिलेगा उतना ही दिन न चलेगा, बाकी समय क्या रहेगा? तो वह उद्योग जो वर्ष के कुछ खास महीनों में चलते हैं और बाकी में क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं, क्या कहलाएगा? और लास्ट मेरा प्रश्न है स्वच्छंद उद्योग किसे कहते थे? एक बात आपको पढ़ा जानते ही हैं कि हर उद्योग कच्चा माल स्थापित होने के लिए कच्चा माल, श्रमिक, ऊर्जा, आवागमन के साधन पर निर्भर होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी कारखाना है जो कच्चा माल पर निर्भर नहीं है, उसको थोड़ा सा कच्चा माल मिलेगा, चलेगा 2-3 साल तक वहीं पर। सभी उद्योग
सामान को बनाने के लिए आवागमन के साधन, कच्चा माल और बाजार पर निर्भर होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी कल कारखाने हैं जिनको स्थापित करने के लिए कच्चा माल के निकट, ऊर्जा के साधन के निकट और बड़े बाजार के निकट स्थापित करने की जरूरत, उसे कहीं भी बड़ी आसानी से स्थापित किया, क्योंकि उसके कच्चे माल भी होला है, बाजार भी सब जगह भी फैला हुआ है। तो ऐसे उद्योग को हम स्वच्छंद उद्योग या फुटलुंज उद्योग, मैंने पैर जितना दूर पर रखाएगा ना उतना दूर स्थापित हो जाता है। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है छोटे छोटे, गलत सही, उसको जहां चाहो वहां स्थापित कर सकते हैं। चाहे अगरबत्ती बनाने का हो, मोमबत्ती बनाने का हो, ये जो मोबाइल का मेमोरी कार्ड वो बनाना हो, सिम कार्ड बनाना हो, नहीं किसी चीज का बॉल बेयरिंग बनाना हो, बड़ी आसानी से घर के कोना में जहां चाहो वाला एक बार कच्चा माल लाओ, उसे 6 महीना तक सामान बनाते रहो। ये आपका लाठी उद्योग आ जाएगा। ये सारे फुटलुंज या स्वच्छंद उद्योग के क्या है उदाहरण।